अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। यहाँ इस्लामाबाद में मेरे साथ हैं साबिर शाकिर और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आरिफ अमीर भट्टी। सबसे पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। राइवंड मार्च के लिए तैयारियां उरूज पर। इमरान खान लाहौर की गलियों में कहते हैं तहकीकाती इदारे मुजरिमों को पकड़ने की बजाय बचा रहे हैं। नवाज शरीफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर सकते हैं। लाहौर के माल रोड पर किसानों का एहतजाजी धरना, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की शिरकत। किसानों की पकड़ धकड़ पर बिलावल भुट्टो बरहम, कहा किसान दहशतगर्द नहीं हैं। शरीफ बरादरान दूसरों के जमहूरी हकूक का ख्याल नहीं रखते, खुद को बचाने के लिए जमहूरियत की आड़ में छुपना छोड़ दें। लीगी रहनुमा की तरफ से गंदी जबान का इस्तेमाल, राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को शैतान कह दिया। पानामा लीग से मुतालिक नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत, वजीर आजम की जानिब से इलेक्शन कमीशन का दायरा समाअत चैलेंज कर दिया गया। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इमरान खान के वकील बख्तियार कसूरी में गर्मा गर्मी। क्या ये है पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी? भारत ने सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार किया तो दीगर ममालिक भी इसी के नक्शे कदम पर चल पड़े। इस्लामाबाद में होने वाली सार्क कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी गई। नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने सुनी। धरना, एहतजाजी सियासत, एक दूसरे पर इल्ज़ामात और इसके अलावा जो एक ज़बान है काबिल एतराज़ उसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक स्पेशल मैसेज से जो मरियम साहबा ने दिया है अपने अंकल शहबाज शरीफ को उनकी बर्थडे पर। ये इस तरह के वो पैगाम देती नहीं है नॉर्मली, सोशल मीडिया पर इसको जारी किया गया। पहले ज़रा इसका आप उनका वो पैगाम सुन लें और फिर आपको बताते हैं कि इस पैगाम की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या हो रहा है मुस्लिम लीग नून में, चचा किस बात पर खफा हैं, क्या उनसे खतरात लाक हैं कि उनको अपीज़ करने की कोशिश की गई है। पहले ज़रा मरियम साहबा का वो ट्वीट और उनका वो बयान सुन लें आप। A very, very happy birthday to you, Honorable Chief Minister and my dearest uncle. अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, आपको सेहत दे और आपको कामयाबी दे। मेरी ये खुशकिस्मती है एज अ डॉटर, एज अ नीस एंड एज योर हम्बल फॉलोअर कि मैं आपके साथ एसोसिएटेड हूँ। मुझे आपसे बहुत सीखने का मौका मिला इन माई पर्सनल लाइफ, इन माई प्रोफेशनल लाइफ। और मेरी ये दुआ है कि इस तरह के कुछ और शहबाज शरीफ पाकिस्तान को मिलें ताकि पाकिस्तान उसी पेस से तरक्की करे जिस पेस को हम तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। A very, very happy birthday to you once again. बड़ी मोहब्बत से वो पैगाम दे रही हैं। ये मोहब्बत है या किसी चीज़ का खौफ? साबिर शाकिर, आपके पास हमेशा इन्फॉर्मेशन होती है इनसाइड, क्योंकि आपके सीसी कैमरे हर जगह लगे हुए हैं जो आपको बता देते हैं कि क्या होने जा रहा है। अच्छा, कुछ दिनों से ये बात चल रही है। अगर तो पहली बात है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें भतीजी को या किसी भी रिलेटिव, भांजी, भतीजी, बेटी को ना ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो इस तरह का सोशल मीडिया पे एक बयान जारी करें और हैप्पी बर्थडे के लिए उनको समाजी राब्ते की वेबसाइट से या किसी से सहारा लेना पड़े। बहुत आसान तरीका था, फ़ोन करती मोहतरमा मरीम साहिबा, उनको मुबारकबाद देती, केक सेलिब्रेशन, केक कटिंग हो सकती थी, कोई और गिफ्ट दिया जा सकता था। ये फैमिली फंक्शन होता है। लेकिन इसके बाद उन चीज़ों को बहुत तक़वियत मिलती है जो मुसलसल कुछ दिनों से आ रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ फैमिली के अंदर कुछ इख्तलाफात हैं और उसमें तर्ज़ हुकूमत में भी इख्तलाफ है। अब मोहतरमा मरीम साहिबा ने कहा है इसके हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने का मौका मिला, ऐसे बहुत से शहबाज शरीफ मिले। तो पिछले दिनों ये सारी कशीदगी जो पनामा पेपर्स और इससे पहले हुई तो बहुत अच्छी तजवीज़ आई थी कि शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। शहबाज शरीफ या चौधरी निसार अली खान दोनों में से किसी को, और शहबाज शरीफ साहब, उनके पास बड़ा सूबा चलाने का एक तजर्बा भी है और वो एनर्जेटिक भी हैं। आप उनके इख्तलाफ कर सकते हैं कि आप उन्होंने यहाँ पे तरक्याती काम के यहाँ नहीं किया, लेकिन इस बात पे इख्तलाफ नहीं है कि वो एनर्जेटिक हैं
तो बहुत अच्छी बात है। अगर इतनी ही इंस्पायरेशन है तो फिर उनको प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि उनको मुसलसल सीएमशिप पे रखा हुआ है। और फिर जब पिछले धरने आए थे तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब से इस्तीफ़ा दिलवा दिया गया था, गो के वो सेटलमेंट नहीं हो सकी, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, खान साहब माने नहीं और डॉक्टर ताहिर कादरी साहब भी नहीं माने। तो इसलिए उस वक्त भी तो ये जो मैसेज है ये बिल्कुल खिलाफ मामूल है और इससे उन चीज़ों को फिर तक़वियत मिलती है कि कुछ है दाल में काला काला। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त धरना जो राइवंड मार्च है उस पे भी जो मेरे पास इत्तलात है उसमें भी फेडरल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट या दोनों भाइयों के दरमियान कुछ ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पे उनको तारीफ़ करना पड़ी है। भट्टी साहब, शहबाज साहब थे और कुछ 1-2-3 दिन पहले चौधरी निसार साहब भी थे, लाहौर में रहे। उनकी बड़ी शहबाज साहब की हाई प्रोफाइल मीटिंग्स की खबरें भी आती रहीं कि हुई हैं। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है ये जो सारी सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, मैं बड़ी कोशिश करूंगा एहतियात से गुफ्तगू करूं और अपने ज़मीर को मुर्दा करूं। कभी कभार ना अल्फाज जख्म पर मरहम का काम करते हैं और कभी कभार मिर्चों का काम करते हैं। तो लिहाजा मरियम साहिबा की जो बात है उनको मैं ये कहूँगा, वफा है रियासत अपनी फिर भी हम गरीब ठहरे, वफा है रियासत अपनी फिर भी हम गरीब ठहरे, बेवफाई का ताज पहने कितने हमने नवाब देखे। दरअसल गुजारिश ये है, ये जो मोहतरमा है ना, दरअसल पिछले दिनों में एक इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें जो सानिया मॉडल टाउन है उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम आ गया है। इस्लामाबाद के एक सेक्रेटरी हैं जिन्होंने उस वक्त के पुलिस अफसरान को, तमाम अफसरान को हुक्म दिया था कि तैश नैश कर दो। अच्छा। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब उस वक्त भी रोकते रहे, इसी वजह से चारे मिनिस्टर साहबान को भेज दिया गया। आज जब मैं आ रहा था इस्लामाबाद से आपकी खिदमत करके, तो मुझे रास्ते में एक लोग मिले, उन्होंने कहा यार, टेलीफोन आया, उन्होंने कहा यार आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करो, हमारे मामला बहुत सेट हो रहे हैं। अच्छा। तो मैंने उसको यही कहा था, यार तुमने जो मुचोलन डाली है ना वो बड़ी कमज़ोर है, वो अपाहज है, उससे मुझे खौफसदा ना करो। तो गुजारिश ये है, आने वाले हालात में मेरा ख्याल है 30 सितंबर बड़ा अहम है। इस वक्त बहुत से लोग मौलवी बनेंगे और बहुत से शैतान मौलवी बनेंगे और जो शैतान है वो मौलवी और मौलवी शैतान बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है मरियम साहब का ये मैसेज बहुत सी बातें कह रहा है जो उनकी ख़ानदान के इख्तलाफात थे वो मंजर आम पर ला रहा है। एक और छोटी सी बात ऐड करूं जो इसी सिलसिले में, कि भट्टी साहब को भी याद होगा जब चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली हुई थी ना, तो बहुत अच्छे ऑफिसर हैं वानी साहब, उनको पंजाब भेज दिया गया और वहाँ पे सेक्रेटरी एसेंट GAD लगा दिया गया। तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए एक समरी इधर मूव कर दी और वो मूव की थी PM हाउस के कहने पे। तो PM हाउस अपनी पसंद का पंजाब में चीफ सेक्रेटरी लगवाना चाहते थे। ठीक है। उस नहीं मैं बताता हूँ, उस पर बहुत इख्तलाफ हुआ। फिर CM पंजाब ने वानी साहब को OSD बना दिया, वहाँ पे पोस्टिंग नहीं दी। फिर रहे वो OSD। फिर उनको वापस अब PM हाउस वानी साहब को बुलवा लिया गया और उनको पोस्टिंग कहने का मतलब यह है कि अंदर खाने इंतज़ामी मामलात में भी इख्तलाफात हैं और अदरवाइज भी हैं। और एक और बात कि पनामा पेपर्स में आपको पता है शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं है, और इस वक्त अगर कोई सेटलमेंट हो सकती है, पॉलिटिकल सेटलमेंट, इमरान खान साहब ने भी कहा है कि नवाज शरीफ साहब के अलावा किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना दें तो मामला समझ सकते हैं। ठीक है। तो पनामा पेपर्स में उनका नाम नहीं है। अब उन पिछले दिनों एक और लीक्स आई बहामास, जिस पे फौरी तौर पर नहीं उसमें हुआ उसमें उनकी सास का नाम था, सास का नाम, कोशिश की जा रही है कि उनको भी कोई लपेटे में लाएं और कुछ ना कुछ करें, लेकिन खतरा महसूस कर रहे हैं उनसे, उनकी लॉयल्टीज पर कोई शक का इजहार किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये मोहब्बत भरे और जज्बात के साथ ये पैगामात सोशल मीडिया पर दिए जा रहे हैं और इसको रिलीज़ किया जा रहा है। ठीक है। अब जो लाहौर में इस वक्त जो मैदान सजा हुआ है जिसमें आज किसानों ने भी धरना किया और इमरान खान भी गली गली पहुंच गए हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन इमरान कहते ये हैं कि ये गली गली जाने की नौबत इसलिए आई है कि जिन इदारों के ज़िम्मे जो काम था वो नहीं कर रहे, बल्कि वो करप्ट लोगों को बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इलेक्शन कमीशन पर भी उन्हें बड़े इतराज़ हैं। अब अपनी इस कहानी का आगाज़ जो आज इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स हुई हैं उससे करते हैं और बख्तियार कसूरी साहब
जो इमरान खान साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, उनकी बड़ी गुफ्तगू भी हुई। उनसे जानते हैं कि वहाँ पे माहौल क्या था और उनके साथ क्योंकि जो खबरें आई उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। अस्सलाम वालेकुम बख्तियार साहब। बख्तियार साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? हाँ, मुझे लगता है कि उनकी लाइन ड्रॉप होगी। कोशिश करते हैं कि उनके साथ हमारी राब्ता उनके साथ जुड़ जाए तो उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन मैं दूसरे हिस्से की तरफ आ जाता हूँ। आज इमरान खान तो गली गली एहतजाज कर रहे हैं और वो हर तरफ गए, नासिर बाग भी गए, हर तरफ गए और बड़ा उन्होंने अपने वर्कर्स के साथ ये लोगों से ये कहा कि वो बाहर निकलें, बाहर आएँ। लेकिन किसानों का जो धरना था उसमें पीपल्स पार्टी भी पहुँच गई और पीपल्स पार्टी ने जाकर ये कहा कि जनाब जो बिलावल भुट्टो साहब का जो ट्वीट आया, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें उसमें, तो उन्होंने कहा कि पंजाब में डेमोक्रेसी है ही नहीं, पंजाब जो है वो तो शरीफस्तान बन गया। जवाब में परवेज़ रशीद साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसमें उन्होंने ये कहा कि सिंध में कौन सी दूध की आपने नहरें बहा दी थी और क्या हुआ। तो जो किसान इत्तेहाद है उनके जो सरबराह खोखर साहब वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों सच बोल रहे हैं और ये जो किसानों का मसला है, जो किसानों के मसाइल हैं, उन्होंने ये जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं इन दोनों को एक्सपोज कर दिया है कि जो असल स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, उनके साथ ये क्या सलूक कर रहे हैं। आप उस पर कुछ बात करें? अच्छा, मैं ना ये इस बात से तो इख्तलाफ करूँगा कि पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। सैयद यूसुफ गिलानी साहब और राजा परवेज़ अशरफ, पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल दौर में किसानों को काफ़ी कुछ दिया, काफ़ी मराहत का ऐलान किया। और सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि उससे पहले अगर शौकत अजीज़ साहब का 5 साल का दौर भी डिस्कस कर लें, परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना, तो उसमें भी किसानों को काफ़ी मराहत दी गई। और हमारे जो किसान हैं, मैं ख़ुद चूँकि किसान हूँ मामूली सा, अपने बहावल नगर में ज़मीन मौजूद, में ज़ाती तौर पे भी पता है, आप भी उसी बैकग्राउंड से आज जो ताल्लुक़ रखते हैं। अगर कुछ दिया है दोनों जमातों ने तो फिर ये सड़क पर क्यों आए भाई? मैं बताता हूँ ना, किसी ने कुछ नहीं दिया। नहीं, सुने पिछले 3.5 सालों में जो कमर टूटी है ना सर किसानों की, पिछले 3.5 सालों में वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आलू का रेट, मकई, गंदम, चावल, कपास, गन्ना, कोई फसल उठा लें और किसान जो है सारी फसलें वो लेके आते हैं। सब्जियों का बुरा हाल। और 3.5 साल बाद पता है अब एक सब्सिडी की अनाउंस की है। और आज परवेज़ रशीद साहब ने पता है क्या कहा कि जनाब ज़राअत तो है ही, जो 18वीं तरमीम के बाद जो ज़रूरी शोबा है वो सूबों को दे दिया गया है। तो भाईजान वो पंजाब फिर कौन सा सूबा है? पंजाब में तो कम से कम आप मराहत दे दें। तो पंजाब में ही ये सबसे ज़्यादा एहतजाज हो रहा है क्योंकि वहाँ पे इंसेंटिव नहीं दिए गए, किसानों को इंसेंटिव नहीं दिए गए। भट्टी साहब, बिजली के कीमतें भी वो भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह वो यही कह रहे हैं पेस्टिसाइड और सब कुछ। भट्टी साहब, ये जो किसान हैं और सारा जो आज लाहौर पूरा जाम हुआ है, इमरान खान के साथी भी निकले हुए हैं, किसान भी निकले हुए हैं, सियासी जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी तो क्योंकि खुद तो शायद बंदे इकट्ठे नहीं कर सकती, लेकिन जो किसान इकट्ठे थे वहाँ पर चले गए वो तकरीर करने के लिए। आपके पास क्या इत्तलात हैं? अच्छा समी साहब, गुजारिश ये है, अभी साबर साहब कुछ फरमा रहे थे, आज बिलावल साहब ने भी मेरा ख्याल एक ट्वीट किया, मेरा ख्याल है उन पे तो ना कोई पैमना नोटिस भेजेगा ना अदालत एक्शन लेगी। जिस खेत से मसर ना हो देखा को मसर ना हो रोजी, हाँ। उस खेत के खरगोश है गंदम को जला दो। गुजारिश ये है, साबर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। सिंध में किसानों की हालत जार इतनी बेहतर हो गई है कि संगे मलमल में चलते हैं, सोने की प्लेटों पे खाना खाते हैं, गुर्बत उनको दूर तक नजर नहीं आती, उनके घर में कारपेट रोड बन चुके हैं, ये उनके काम बच्चे बाहर छोड़ पे पढ़ने जाते हैं। सुन लें भट्टी साहब को सुन लें। आप नाराज हो जाते हैं, आप इतनी देर बोलते हैं, मैं बात ही नहीं करता। फेडरल गवर्नमेंट का काम है ये। आजकल मेरे ज़राई बैंक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है। खादों के मामला फेडरल गवर्नमेंट के पास है। जो सिंध में मराहत दी है तो फेडरल गवर्नमेंट ने देनी है। किसानों ने कहा है कि अंदरूने सिंध इस वक्त जन्नत है। उस वक्त किसानों के खेतों में सोने हीरे वहाँ पे सिर्फ शुगर मिल वाले माफिया पैसे नहीं दे रहे, हर घर को साइशें दे दी हैं। राइट यार आप फिर यहाँ आप बात कर ले, मैं आधे घंटे बाद कर लूंगा। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें ना। आपकी ख्वाहिशों के ताबे मैं नहीं हो सकता कि मैं आपकी बातों को अंडरस्टैंड करूं। आपका राय है, अपनी राय दे, मेरा बात है अपनी राय देना। तो आप अगर गलत समझेंगे तो आपको बताना तो है ना। मैंने शायद आसफ अली जरदारी साहब की रही है हुकूमत, वो मेरी तो नहीं रही।
दुरुस्त उसमें है। तो फेडरल हुकूमत उनकी तो थी। पिछले 5 उस सालों वक्त में किसानों की हालत बहुत करते अच्छी थे। थी, कोई देखिए, एहतजाज नहीं हुआ, कोई किसान गलियों में नहीं निकले, सड़कों पे नहीं आए। पीपल्स पार्टी के दौर में तो ये नहीं हुआ। टारगेट करने नहीं आया और दूसरी पार्टी के पे मैं उसको डिफेंड करने नहीं आया। मेरा एक जर्नलिस्ट है, मेरी अपना मौकफ है, आपका अपना है। गुजारिश है कि पीपल्स पार्टी अच्छी बात है, किसानों को खुशहाल करे, लेकिन अल्लाह का वास्ता है कराची रोशनियों को शहर था उसे भी रोशन कर दे। अंदरूने सिंध जुल्म की वो दास्तानें बन रही हैं जिसको रंगीला शाह भी शर्मा गया है। मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान में क्रॉस दी बोर्ड, क्योंकि मैं किसी गद्दारे वतन के बारे में तनकीद नहीं करूंगा क्योंकि वो गुस्ताखी ना समझे, वो मुझे माइंड ना करें। अगर गद्दारे वतन को मैंने कुछ नामुनासिब अल्फाज कहे, अल्लाह ना करे उनकी शान में, तो मैं गद्दार कहलाऊंगा। लिहाजा मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अब तमाम लीडरों को बयानात की बजाय, इमरान खान को भी हर रोज प्रोटेस्ट प्रोसेस की बजाय अमली इक़दाम करने होंगे, लोगों की जिंदगी बेहतर करें तो तब भी बेहतर है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये इशू है इमरान खान की पॉलिटिक्स और आज जो इलेक्शन में उनके वकील के साथ हुआ उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए नाज़रीन, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि इदारों का इस वक्त क्या रवैया है। आज इलेक्शन कमीशन में पेशी थी जनाब इमरान खान की जो पिटीशन के हवाले से, और वहाँ पर बख्तियार कसूरी साहब जो इमरान खान साहब के बिहाफ पर उन्होंने बात करने की कोशिश की, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम बख्तियार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बख्तियार साहब, क्या हुआ इलेक्शन कमीशन में? जो हमारे तक इत्तलात मिली है वो तो ये है कि आपके साथ उनका रवैया बड़ा जारहाना था, और बजाय इसके कि वो पिटीशन पर गौर करते, वो आपके बारे में और दूसरे नॉन इश्यूज पर गुफ्तगू करते रहे वहाँ पे। अच्छा जनाब, मेरी गुजारिश ये है, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने खुद इसको देखा, ये मुझे पता नहीं था। ये मुझे अब इस इंटरव्यू से पहले पता लगा कि उन्होंने वॉच किया कि एग्जैक्टली क्या हुआ। जब मैं उधर पहुंचा और मैंने जाके उनसे गुफ्तगू की तो मैंने कहा जी आज की तारीख फिक्स हुई हुई थी हमारे जवाब के लिए और हमारी बहस के लिए, तो आप हमारी बहस सुन लें। उन्होंने कहा जी बहस तो हम 10 को सुनेंगे। मैंने कहा जी बात यह है कि आप ये समझे कि ये देखें, ये जो मेरे साथ वकलाए हैं ये वॉलंटियर्स हैं, इनको कोई फीस वगैरह नहीं मिली हुई, इनको आने का बड़ा खर्चा पड़ता है, आप इनको आज एंटरटेन कर ले। और मैंने कहा हम कोई प्रोफेशनल लॉयर नहीं है फीस लेके कर रहे। उन्होंने कहा आप लॉयर नहीं है, अगर आप लॉयर नहीं है तो फिर आप यूं करें कि आपका यहाँ मुख्तारनामा होना चाहिए, और अगर आप लॉयर हैं तो वो आपका वकालतनामा होना चाहिए। मैंने कहा वकालतनामा मेरा फाइल पे लगा हुआ है, ठीक, आप खुद मुलाहिजा फरमाएं, फाइल पे मौजूद है। इससे पहले मैंने उनको कहा, इसके ऊपर वो बरहम हो गए बहुत ज्यादा इस गुफ्तगू के बाद। मैंने कहा ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं, इस कमरे में हर एक आदमी आपके अलावा मेरी बात समझ रहा है कि मैं लॉयर हूं या नहीं हूं। ये बख्तियार साहब वो बरहम क्यों हुए, खफा क्यों हुए? वो तो एक पार्टी, जब बरहम होते हैं तो आप एक पार्टी बन जाते हैं। वो कह रहे थे आप वकील भी हैं कि नहीं। मैंने कहा मुझसे पहले मैंने कहा ये जो सलमान भट्ट साहब है, इन भट्ट साहब ने पहले केस मैंने कहा आर्ग्यू किया है आपसे मेरे आने से पहले, और ये फरमा रहे हैं कि आपको इख्तियार समात नहीं है। मैंने कहा इनके हाथ के अंदर इस मुल्क का आईन खतरे में है। मैंने कहा अगर इनकी मर्जी होती, मैंने इनको पहले भी फेस किया हुआ है पीटीआई के केस में, जिसके बाद इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। मैंने कहा इनकी मर्जी होती तो इस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जमाती बुनियादों पे होते ही ना, इनको हायर किया गया था इस काम के लिए। तो मैंने कहा मेरे पास जो लोग बैठे हुए वो तो बेचारे आम लोग हैं, कुछ कसूर से आए हुए थे, मैं खुद एक आम आदमी हूँ। तो मैंने कहा आप हमें सुन लें, हमारा तो आने जाने का खर्चा होता है। इसके बाद उन्होंने कहा वकील भी है कि नहीं है, और फिर जिस अंदाज और लहजे में गुफ्तगू की, वो जिस तौहीनामेज़ थी, तो उसके बाद फिर मेरी भी आवाज उसके बाद बुलंद हो गई, और मैंने फिर उनको वाज़ेह कहा, मैंने कहा जी इस कमरे में जितने लोग मौजूद हैं उनको मेरी बात समझ में आ रही है, जिसका मतलब ये था आप मेरी बात नहीं समझ रहे। और मैं ये तवक्को करता हूँ कि जज हजरात, और ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, ये रिटायर्ड जज है, इनको चाहिए ये कि ये मेरिट्स के ऊपर जाए, ये टेक्निकलिटीज के ऊपर लोगों को मत पकड़े। ठीक,
टेक्निकलिटीज जो है वो इंसाफ के रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट होती है। ठीक हो गया। मेरिट पे हम इंशाल्लाह इनको ऐसा मजा चखाएंगे ठीक है कि ये याद रखेंगे। मैंने इनको वादे तौर पे कहा, मैंने कहा भट्ट साहब आए हैं मियां साहब की हुकूमत बचाने के लिए, हम आए हैं मियां अपना इमरान खान की इंटेग्रिटी बचाने के लिए। ठीक है, हमारे लिए उसकी इंटेग्रिटी बचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब आपने गुफ्तगू सुनी सारी। जब इंसाफ ना दें इदारे, इसमें मैं थोड़ा सा आपको और एक बात बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इतराज़ात थे इमरान खान की पिटीशन पर उसको उतारा, उसको दूर किया और ये कहा कि ओपन कोर्ट में मेंटेनेबिलिटी पर डिस्कशन होगी इस पर, तो जो मेरे पास इतलात हैं वो इदारा जिसके ज़िम्मे काम है कि वो करप्ट लोगों को पकड़ेगा यानी नैब, वहाँ पर एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी ऑन बोर्ड करने की कोशिश की गई और ये बजाय इसके कि नैब पकड़ने की कोशिश करे, तहकीकात को आगे ले जाने की कोशिश करे, तो इस्लामाबाद में ये हलचल मची हुई है कि किस तरीके से वहाँ पर जो सवाल उठाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे कैसे बचा जाए। तो जब इदारे जो हैं वो अपना काम करने की बजाय लोगों को, करप्ट लोगों को या जिन पर इल्ज़ाम है उनको बचाने की कोशिश करें, तो फिर गली पे स्ट्रीट पर जाने के अलावा तो कोई रास्ता नहीं रहता। लाहौर का क्या माहौल है, निकलेंगे इमरान खान के साथ लोग? समी साहब, कसूरी साहब के लिए इतना ही कहूँगा, शायर ने कहा अमीर शहर से ऊंचे सुरों से बात करो, अमीर शहर को ऊंचा सुनाई देता है। दरअसल अदारे मुख्तलिफ इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर आपसे कोई एक बंदा ज्यादती करे, नाइंसाफ़ी करे, उससे ऊपर चले जाए, उससे ऊपर चले जाए। जब अदारे ही ज़मीन बोझ हो जाए, गुलाम हो जाए, तो ये कह रहे इमरान खान की क्रेडिबिलिटी के बचाने गए थे। वो पाकिस्तान में क्रेडिबिलिटी का तो फकदान है। वो जितना करप्ट और गंदा और गलीज आदमी है उतना ही तो कामयाब है। क्रेडिबिलिटी का सवाल क्या आ गया? किस अदारों से इंसाफ मांगोगे बताए? अगर इस वक्त किसान भी सड़कों पर है, इस वक्त मजदूर भी सड़कों पर है, डॉक्टर भी सड़कों पर है, नर्सें भी सड़कों पर है, वकला भी सड़कों पर है, सियासतदान भी सड़कों पर है, असातिज़ा भी सड़कों पर है, तालिब इल्म भी सड़कों पर है। इसका मतलब है सारे अदारे फलाप हो गए तो लोग सड़कों पे आए हैं। अगर इमरान खान ये ना करता तो क्या करता? या खुदकशी कर लेते या इधर की जिंदगी छोड़कर अमेरिका और लंदन की याशी की जिंदगी गुजारते। एक आदमी स्ट्रगल कर रहा है, अदारे आपके इंसाफ नहीं दे रहे, नैब कह रहा है मैं किसी सख्त आदमी को हाथ नहीं डालूंगा, आपकी FIA कह रही है मैं असगर हाँ केस नहीं सुनूंगा, और ये जैसे अभी कसूरी साहब ने फरमाया उन्होंने इनकी बात ही नहीं सुनी। तो मेरे बताए ना, मेरे पास एक पुरअमन एहतजाज या किसी भी पाकिस्तान के खिलाफ क्या कौन सी ऑप्शन रह गई है? अगर लोग अब भी नहीं निकलते, अगर वह बेहोश की बजाय गनूदगी में चले गए तो फिर ऐसी कौम का अल्लाह ही हाफिज है, बल्कि अल्लाह भी उनका हाफिज नहीं होता जो अपने हकूक का खुद दफा नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना जहाद है। ठीक है। अच्छा साबिर, एहतजाज पुरअमन करना तो हक है लोगों का, लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो माहौल गरमाने की कोशिश की जा रही है, मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूँ राना सनाउल्लाह साहब का, जिसमें वो सूबाई हैं, जिस तरीके की गुफ्तगू उन्होंने की है। प्रोड्यूसर साहब अगर वो सुना सकें तो। अगर 2 लाख बंदा इकट्ठा ना हुआ तो फिर इस पागल खान को और शेख शैतान को इस कौम के ऊपर रहम करना चाहिए। 25 तारीख की, अब ये आज की जो गुफ्तगू है जरा वो भी सुनवा दें, लहजा वही है गर्म करने वाला। और मुझे ये बिल्कुल ये शुबा है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि वो शेख शैतान साहब जो हैं ये पागल खान को किसी बात को के ऊपर लगा दें और ये कोई ऐसी हरकत करें ये कि जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो कोई जो है वो इंसिडेंट जो है वो करवाएं। ये अगर इनको अपना फेलियर नज़र आ रहा। साबिर, ये जो गुफ्तगू है, अपने मुखालिफिन को पागल कहना, शेख शैतान कहना, माहौल गरमाना, डंडे लेके आना, मारेंगे पीटेंगे, और आज जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ है किसानों पर, कल जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ है किसानों पर, क्या ये जमहूरी हुकूमत के तरीके हैं और ये करना क्या चाहते हैं? इश्तियाल अंगेज़ी के लिए अभी कुछ और कहना रह गया? एक पहले मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि आज इलेक्शन कमीशन में सलमान भट्ट साहब ने ये बात क्यों की कि इलेक्शन कमीशन के दायरे समात में नहीं है ये केस। स्ट्रेटजी उनका एक इजलास हुआ मुस्लिम लीग नवाज स्ट्रेटजिक विंग का, उसमें ये तय पाया है कि 1 जनवरी 2017 तक आपने किसी भी मुकदमे की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने देना, यहीं पे रोके रखें। इलेक्शन कमीशन हो या कोई और अदालत हो या कोई और अदालत हो, 1 जनवरी 2017 तक
आपने इन मुकदमात को स्टेटस को की कैफियत में रखना है। ठीक हो गया, ठीक है, बात। ये तय है। और 1 जनवरी के बाद प्रोसीडिंग्स शुरू होती हैं तो होने दें, एक बात। दूसरी बात, आज लीगी रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये आज क्यों ख्याल आया सुप्रीम कोर्ट का पनामा पेपर्स पे, ये संजीदा नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पनामा पेपर्स पे इंक्वायरी के लिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस ख़त का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि जो आपने TORs हैं वो मुबहम हैं और हम नहीं कर सकते, आप हमें बताएं, वो उन लोगों की लिस्ट दें कि किस लोग, किन किन लोगों के बारे में, किन किन शख्सियात के बारे में, किन किन इदारों के बारे में डाउन करें, फिर हम कर सकते हैं कि तहकीकात करनी है। उसमें नाम आते थे, लिहाजा उस ख़त का जवाब आज तक नहीं दिया। और ये जो रजिस्ट्रार साहब का इतराज़ मुस्तरद किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही एक अच्छा फ़ैसला था। वो इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट खुद आ रही है इंक्वायरी करवाने के लिए, तो रजिस्ट्रार ये कैसे कह सकते हैं कि ये गैर संजीदा पिटीशन है, हालांकि उसी मामले से मुताल्लिक थी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि 100 मोटो नोटिस लें, लेकिन मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो है वो 100 मोटो नोटिस के इख्तियार को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही, और उनकी एक पॉलिसी है एज़ पर पॉलिसी, तो वो उन्होंने कहा कि पिटीशन आनी चाहिए, तो पिटीशन आ गई, अब उन पर समाअत होगी। अगली बात आपने क्या पूछी? मैंने पूछा कि ये जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है, शेख साहब को शैतान कह रहे हैं, इमरान को पागल कह रहे हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? ये मेरा ख्याल है कि तो कहते हैं हम बड़े शराफत की सियासत करते हैं, लेकिन उनकी ज़बान तो सुन के तो हमें शर्म आ रही। नहीं, आपने दानियाल अजीज़ साहब की गुफ्तगू नहीं सुनी, आज डॉक्टर ज़ुबैर साहब की नहीं सुनी, तो उसके बाद तलाल चौधरी साहब की नहीं सुनी, उनकी गुफ्तगू सुनी, मुशाहिदुल्लाह साहब भी आए, साहब की गुफ्तगू सुने, पूरा गैंग था। असल मसला ये है कि राइवेंड मार्च और ख़ास तौर पे जो किसान मार्च आ गया है, इसमें एक और चीज़ ऐड होने वाली है। आज कल इजलास तलब किया है, भट्टी साहब लाहौर में होगा उसका, ये जो ट्रॉलर्स एसोसिएशन और गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर्स पकड़े गए हैं, तो वो कल उनका इजलास है कि क्यों ना वो भी रोड ब्लॉक कर दें, और ये सारी स्ट्रेटजी जो है वो आज, एक तो इजलास हुआ ना वज़ीर आज़म हाउस में जो रिपोर्ट हुआ है, वो रिपोर्ट हुआ, एक और भी हुआ है, उसमें वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफ़ किया गया है, और उन्होंने ख़ास तौर पे जो एक बात ज़रूर बार बार पूछी किसी साहब से, वो ये कि इनके पीछे कौन है, मुझे इसके बारे में फुटप्रिंट्स चाहिए कि इनके पीछे कौन है, इनको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, इनकी डोरें कौन हिला रहा है, आज ब्रेक मुझे पता करके बताएं। ब्रेक लेनी है। कौम सड़कों पर है, इमरान खान सड़कों पर है, पनामा पेपर्स में करप्शन की कहानियां, उसकी तहकीकात चाहते हैं। वजीर आजम साहब बजाय इसके कि ये जवाब दें कि वो पैसा कैसे भेजा, कहां से कमाया था, वो यही पूछ रहे हैं कि ऐदे पीछे कौन है, एजरी तहरीक है, ऐदे पीछे कौन है। नाजरीन, हम इस मौजू पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। और जो पाकिस्तान की सफारतकारी है बिल्कुल आइसोलेशन में चला गया, लेकिन लीगी रहनुमा, हमारे वो जो लाइक माइंडेड ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ये बिल्कुल गाना सुना रहे हैं, नाच रहे हैं ये कह के कि पाकिस्तान ने बड़ा कोई मुकदमा लड़ा है ज़बरदस्त। सारी गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ा वावेला पाकिस्तान की हुक्मरान ने और वो जो मुस्लिम लीगी कायदीन है रोज़ाना आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि बड़ा मुकदमा लड़ा है और पाकिस्तान इस वक्त आइसोलेशन में नहीं है। और आज सार्क कॉन्फ्रेंस मुलतवी कराई इंडिया ने, और हमारा तासुर ये दिया जा रहा था कि भारत भाग गया, भारत भाग गया। साबर, ये है कामयाब सफारतकारी कि आप जो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक भी आपके साथ नहीं है, और सार्क पे आइसोलेशन का हम शिकार हो गए हैं, और उन्होंने कॉन्फ्रेंस करा दी। और एक और बात मुझे बताइएगा, आज PM हाउस में जो रीड आउट आया मीटिंग के बाद, उसमें भी वज़ीर आज़म साहब ने भारत के हवाले से जो बलूचिस्तान में भारत का किरदार है, जो कुलभूषण जाधव के ज़रिए इंस्टेबिलिटी रीजन में पैदा करने की कोशिश की जा रहा है, उस पर आज भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली जो मीटिंग है उसमें उसके रीड आउट में कोई उसका जिक्र नहीं है। बार बार भारत हमें कह रहा है कि हम टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग स्टेट हैं। मलिया लोधी किससे तो कह दिया, लेकिन न जाने क्यों नवाज शरीफ साहब की ज़बान में लग़्ज़िश आ जाती है। उनका वो जो पगड़ी तब्दील की हुई है, शायद ये वजह है कि वो मोदी साहब को किसी हवाले से वो कुलभूषण जाधव की बात करते हुए शर्मा जाते हैं। ये क्या है सारा? अच्छा, एक तो मेरा ख्याल है कुलभूषण जो है ना वो PM हाउस में शजर ममनुआ करार दे दिया गया, और इस नौयत के कोई मेरा ख्याल है 10-12 चीज़ें वो वहाँ पे डिस्कस नहीं होनी, और मीडिया
जो इनका है मीडिया विंग, उनको भी कहा हुआ है कि प्रेस नोट में ऐसी कोई बात ना जाए। खैर, आज बड़े शादियाने बजाए जाते रहे कि जनाब भारत भाग गया, हालांकि ये हमारी कितना झूठ बोलते हैं, कितनी अफसोसनाक थी ये बड़े सारी अफसोस की गुफ्तगू। बात है कि ये हमारी सिफारती नाकामी, टोटली सिफारती नाकामी है। बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान का तो पहले दिन से ही पता था कि वो और इंडिया और ये तीनों मुल्क मिलके, क्योंकि यहाँ पे जो सार्क वज़रा दाखिला कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी इंडिया, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान तीनों मिलके खेले थे, एक दूसरे पे इल्ज़ामात, तीनों ने मिलके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बढ़ाने की कोशिश की दबाव। अब अगला ये तो इनको चाहिए था पाकिस्तान को, हमारे दफ्तर ख़ारजा को, हमारे वज़ीर ख़ारजा को, यानी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा तो है ही नहीं कोई। वज़ीर ख़ारजा है ना, वज़ीर आज़म साहब हैं खुद, उनके पास है कलमदान, ये वज़ीर ख़ारजा का कलमदान वज़ीर आज़म साहब के पास है। ये उनको चाहिए था वज़ीर ख़ारजा साहब को कि थोड़ी देर के लिए वो PM हाउस की नशिस्त से उतरते, वज़ीर ख़ारजा बनते, यानी आप कोई ऐसा इजलास नहीं छोड़ दें यार, आप कह रहे हैं PM हाउस से नीचे उतरते। लेकिन ओए होए होए मेरी होए। बात तो सुन लेना, उनकी जिम्मेदारी थी, दफ्तर ख़ारजा की जिम्मेदारी थी, ये टास्क उनको दिया जाता। भूटान जैसा मुल्क भी दौड़ गया, आप अंदाजा करें कि भूटान ने भी कामयाब सफारतकारी, ये तलाल चौधरी कहते हैं हमारी कामयाब कामयाब सफारतकारी, दानियाल अजीज कहते हैं कामयाब सफारतकारी। और सारों ने ट्विस्ट ये दिया कि भारत दौड़ गया, भारत भाग गया। भारत कहाँ भाग गया भाई? भट्टी साहब आपको उन्होंने आइसोलेट किया, भट्टी साहब और मजीद वो स्टेप लेंगे। भट्टी साहब की तरफ जाना चाहते। भट्टी साहब, जब आपका सेक्रेटरी खारजा खुद मोबाइल पे बना रहा हो मूवी वज़ीर आज़म साहब की, ताकि जल्दी जल्दी अपलोड करूं और अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर लग सकूं, वहां पर जो हमारी हाई कमिश्नर है यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ट्वीट इस तरह के कर रही हूँ बुखलाहट में कि स्पेलिंग्स की बाद में करेक्शन करने के लिए सारा टाइम लगा रही हूँ, ये देखें तो फिर ये क्या होगा? ये सफारतकारी क्या होगी? अच्छा समी साहब, पाकिस्तान में सफारतकारी की जरूरत ही नहीं है, रियाकारी, मकारी, अयारी और फनकारी की जरूरत है। वो तो हो रही है। कह दिया अच्छे उहदे लेने के लिए आपको बाकिरदार होने की जरूरत है। आप बड़ी अजीबोगरीब कहते हैं। दूसरा, साबर साहब ने कहा मैंने किसी सियासतदान को बुरा नहीं कहना, इवन के जो मुल्क दुश्मन भी है उनको बुरा नहीं कहना। मुल्क दुश्मनों को भी सलूट भाई, मैं पागल हूं हर सुराख में हाथ दे दूं। अच्छा, मैं गुजारिश है, मैं लाहौर की सूरत हाल पे आ जाता हूँ। इमरान खान सब जा रहे हैं, ठीक है, गली कूचों में तिनके लिए। मैं आपको एक ईमानदारी से कह रहा हूँ, किसी सियासतदानों को बुरा नहीं कह रहा। इमरान खान एक दयानतदार है, एक बहादुर है, तो उनसे एक ही गुजारिश है, अमीर शहर से ऊंचे सुरों से बात करो। अमीर शहर को ऊंचा सुनाई देता है। बाकी आप साबर साहब से पूरा सबक सुने, साबर साहब से। ठीक है। अच्छा साबर, मुझे एक बात बताएं, आ गए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आके बैठ गए, ये हमारे जवान खड़े हैं और जो खबरें आ रही हैं भारत उसको माहौल को गरमा भी रहा है। स्ट्राइक शायद ना कर सके इसलिए कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो गया, लेकिन कोवर्ट ऑपरेशन जरूर करेंगे जो वहां पे इंफॉर्मेशन आ रही है। ये अगले मोर्चों में हमारे सदूर जाया करते थे, हमारे लीडरान जाया करते थे। नवाज शरीफ साहब में इतनी हिम्मत, इतनी करेज है कि वो जाएंगे, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब से ज़ियाउल हक का क्रैश हुआ ना, वो कहते हैं मैं फौजियों के नाल कितने नहीं जाना, डरते हैं। वो कहते हैं मैं नहीं जाना। नहीं, मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं ये मजाक नहीं कर रहा। मुझे नून लीग एक लीडर ने कहा, मैंने कहा यार अगले मोर्चे पे जाएंगे, वो मेरी तरफ देखा, हंसा, तो मुझे कहने लगा कि वो तो वज़ीर आज़म साहब तो जगह दिखाते हैं वज़ीर आज़म हाउस की, कि एथो मैंने फाड़ के ला गए सन, वो कहाँ जाएंगे अगले मोर्चों में? मेरे पास जो इत्तला है वो ये है कि आइंदा चंद दिनों में प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगले मोर्चों भी जाएंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी उनका इरादा है जाने का, और फौजी भाइयों से मिलने का, और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी वो जाएंगे और वहाँ जाके फौजी भाइयों से मिलेंगे भी, और हो सकता है मुख्तसर खिताब भी करें, क्योंकि गालिबन कारगिल के ज़माने में वो गए थे। उसके बाद ही जाते हो कारगिल के ज़माने में वो गए थे, उसके वो एक्सपीरियंस उनका बड़ा बुरा था। और वहाँ पे उन्होंने कश्मीरी मुजाहिदीन से, कश्मीरी मुजाहिदीन ही बल्कि कश्मीरी मुहाजिरीन से वो मिले थे और उनसे खिताब भी किया था। तो ऐसी बात नहीं है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब, एक अभी भी अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे इंसान है ज़ाती तौर पे, और मैं ज़ाती तौर पे उनको बहुत पसंद करता हूँ, सिर्फ मोदी से दोस्ती से थोड़ा सा बाज आ जाए ना। अच्छा, मैं एक सवाल, भट्टी साहब, और भारत से दोस्ती। भट्टी साहब, आप लाहौर से हैं, आपको पता, मुझे ये बताएं, अगर आप पगड़ी चेंज कर लें किसी के साथ तो फिर क्या किस किस्म का रिश्ता हो जाता है आपका, और किस तरीके से आपने हया करनी होती है एक दूसरे की? अच्छा समी साहब, गुजारिश है, साबर साहब की इन्फॉर्मेशन 100% ठीक है। इस तरह की हिकमत अमली बना ली गई है, PM साहब अस्करी क़यादत से मिलेंगे। पगड़ी होती है जो पाकिस्तान में ना, पंजाब में खसूसन ये रवायत है कि कोई किसी के घर चले जाए और उसको पगड़ी सामने रख दे तो अपना सारा कुछ जान निसावर कर देता है। तो प्राइम मिनिस्टर एक मुहिब वतन है, पाकिस्तान है, वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब एक मुहिब वतन है,
वो काबिल एहतराम है। 20 करोड़ अवाम वाजबुल कत्ल है। जो गद्दारों को बुरा कहता है उन्हें गोली मार देनी चाहिए। लिहाजा साबर शाकर जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। ये जो इन्होंने बात कही है कि कत्ल माफ हो जाते हैं पगड़ी एक दूसरे की पहले, तो ये कश्मीरियों के कत्ल माफ तो नहीं कर दिए इन्होंने कि पगड़ी चेंज करके? देखिए पंजाब में 2000 मुसलमानों का कातिल पंजाब में, और वो आया और उसको आपने पगड़ी दे दी यार। पंजाब में पगड़ी मर्दों के दरमियान पगड़ी को वटाना होता है, पगड़ी वटाना के अंदर, हाँ, ठीक है ना। और खवातीन के दरमियान दुपट्टा वटाया जाता है। वो साड़ियां तो देगा ना, ठीक है ना। तो वो अच्छा, मुझे प्रोग्राम का इख्तिताम, नाज़रीन नाज़रीन इस हफ्ते का ये आखिरी प्रोग्राम, क्योंकि कल स्पेशल ट्रांसफर होगी धरने की। मंडे को इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।